वहाँ से जंतोई तक सड़क मौजूद थी। 2-3 घंटों में पैदल चलते हुए हम जंतोई पहुँच गए थे। हमने अपना हुलिया और लिबास इसी इलाके के लोगों जैसा बनाया हुआ था, इसलिए किसी ने हम पर ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। इस इलाके के लिहाज से जंतोई एक बड़ी आबादी का गांव था। एक मस्जिद के करीब से गुजरते हुए मुझे तबलीगी जमात डेरा डाले नज़र आई। सरदार खान को आंख से इशारा करके मैं मस्जिद में घुस गया। सरदार ने मेरी तकलीद की थी। हमारे पास मौजूद सफरी थैलों से इन्हें ये अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि हम मुसाफिर हैं। इनसे हाथ मिलाकर हमने अपना सामान एक दीवार के साथ रखा और वज़ू करने लगे। हमारे वज़ू करने तक इनके खाने का वक्त हो गया था। दस्तरख़्वान बिछाकर इन्होंने हमें खुलूस से खाना खाने की दावत दी। हमारा तो मतमाई नज़र ही इस वक्त खाना खाना था, इसलिए हम बिला तकल्लुफ़ इनके साथ खाने में शामिल हो गए। खाने के बाद भी हम इनके साथ बैठे रहे। इनका एक अमीर एक बारिश शख्स था। अपना तारुफ वगैरह कराने के बाद इसने गैर महसूस अंदाज में गुफ्तगू का रुख दावते इलाही की तरफ मोड़ दिया। ज़ोहर की अज़ान तक हम इसकी पुरमग़ज़ और रूह परवर गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते रहे। नमाज़ पढ़कर भी हम वहीं बैठे रहे। अपनी दावत के रोज़मर्रा से फ़ारिग़ होकर इन्होंने हमें चाय भी पिलाई। इसके बाद हम इनसे रुख़सत हो लिए। हमारा इरादा लगी नराय तक जाने का था, ताकि अगले दिन हम सुबह सवेरे ही अपनी जगह पर बैठ सकें। असर से पहले ही हम लगराई पहुंच गए थे, लेकिन वहां रुकने के बजाय हम आगे बढ़ते गए। लगराई गांव से आगे मुसलसल चढ़ाई थी। जब हम लगी नराय पहुंचे तो शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था। मुकम्मल अंधेरा छाने से पहले हमने रात गुजारने के लिए जगह तलाश कर ली थी। दरख्तों के झुंड में मौजूद एक बड़ी चट्टान के नीचे हमने अपना सामान रखा और अतराफ में घूमकर चंद मिनटों में काफ़ी सारी खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। वहाँ अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी। अपनी गर्म चादरें दाएं बाएं बांध कर हमने हवा की आमद का रास्ता रोकने की वाजिबी सी कोशिश की और फिर आग जला दी। ऐसे मौके के लिए हम पहले से इंतज़ाम करके चले थे। सरदार स्टील का कटोरा निकाल कर चाय बनाने लगा। चनों वगैरह से बने ग़िज़ाइयत से भरपूर मखसूस बिस्किट हमारे पास पहले से ही मौजूद थे। 2-3 बिस्किट ही आदमी को 12-13 घंटे के लिए खुराक से बेनियाज कर देते थे। चाय वगैरह पीकर सरदार ने मेरा स्लीपिंग बैग नीचे बिछाया और अपने स्लीपिंग बैग में घुस कर सो गया, जबकि मैं रात के 1 बजे तक जागता रहा। इस दौरान मैंने आँख को नहीं बुझने दिया था। 1 बजे सरदार ने मेरी जगह संभाली और मैं सो गया। मेरी आंख सरदार के जगाने पर खुली। वो चाय तैयार कर चुका था। नाश्ते से फारग होकर हम बगैर वक्त ज़ाया किए ज़ीरा कील की जानिब रवाना हो गए। हथियार के अलावा हमने बाकी सामान वहीं छोड़ दिया था। वो चोटी करीबन 300-400 मीटर आगे थी। इसकी बुलंदी भी लगी नाराज से कुछ ज़्यादा थी। 15-20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए थे। मज़ीद घंटा भर लगाकर हमने अपने लिए एक फायरिंग पोजीशन बना ली, ऐसी जगह जहाँ से हमें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। कच्चा रास्ता काफ़ी नीचे से गुजर रहा था। ये जगह ऐसी थी कि वहाँ से सड़क तक उतरने के लिए काफ़ी दूर जाकर रास्ता मिल सकता था। वो दर्रानुमा रास्ता बन रहा था। ये जगह ऐसी थी, हमें अपनी जगह पर छुपे घंटा भर ही हुआ होगा कि मुझे बाएं जाने हरकत नज़र आई। दूरबीन तो हमारे पास मौजूद नहीं थी। मैंने ड्रैगनो राइफ़ल की टेलीस्कोप में देखा। 2-3 आदमी ऊपर नज़र आ रहे थे। इन्होंने हाथों में कलाशनकोवें थामी हुई थी। इनके इत्मीनान को देखकर पता चलता था कि वो इस बात को जानते हैं कि इस पहाड़ी पर आर्मी की कोई पिकेट लगी हुई नहीं है, और ऐसा लाजमी तौर पर इस वजह से था कि वो आर्मी की हरकत से बाखबर रहते थे। मज़ीद कुछ देर की जुस्तजू के बाद मुझे इनकी सही तादाद मालूम हो गई थी। सरदार खान 5 आदमी हैं और तमाम के पास कलाशनकोवें हैं। सरदार मुस्कुराया, गोया तुम्हारे 5 गोलियां ज़ाया हो गईं। वो एक अच्छा निशानेबाज था। पठान कौम यूं भी हथियार के इस्तेमाल की माहिर होती है। वो पठान होने के साथ एक स्नाइपर भी था, लेकिन जब से हम अमेरिका से लौटे थे, इसके बाद इसे मेरे निशाने पर ज़्यादा एतमाद हो गया था। अब मुझे उसूलन ड्रैगनो राइफ़ल इसके हाथ में होनी चाहिए थी कि वो मुझसे सीनियर था, लेकिन इसके बरक्स इसने खुद कलाशनकोव पकड़ी हुई थी और मेरे हवाले स्नाइपर राइफ़ल की हुई थी। मैंने मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया, होने दो ज़ाया, हमारे कौन से अपने पैसे खर्च हुए हैं, अब मुझे भी नज़र आ गए हैं। सरदार ने दरख्तों की अकब से बरामद होने वाले आदमियों को देखकर कहा। वो तमाम अपने लिए मुनासिब जगह तलाश करने लगे। हमने जानबूझकर ऐसी जगह पर फायरिंग पोजीशन बनाई थी जहां से नीचे सड़क पर फायर करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर था। इसी वजह से इन्होंने इस टेकरी को नज़रअंदाज कर दिया था। चंद मिनटों के अंदर इन्होंने अपने लिए मुनासिब जगह तलाश कर ली थी। 2 आदमी हमारे छुपने की जगह से फ़कत 50 गज़ दूर ही बैठे थे। इनसे 60-70 गज़ हटकर 2 आदमी एक बड़े पत्थर के पीछे लेट गए थे। इनका 5वां आदमी हमसे 200 गज़ के फासले
आदमी हमसे 200 गज़ के फासले पर एक बड़े दरख्त के तने के साथ बैठा था। इनके हाथ में मुझे वायरलेस सेट भी नज़र आ रहा था। मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई, 11:30 होने को थे। चंद किलोमीटर के फासले पर मुझे गर्दो गुबार उड़ता नजर आया। ये वही सिमत थी जिस जानिब से आर्मी काफिले ने आना था। मेरे कानों में दहशत गर्दों के कहे की आवाज़ आई। नामालूम किस बात पर वो हंस रहे थे। इनके हमले का तरीकाकार मुझे मालूम था। क्लचनकोव की सेफ्टी लीवर को ब्रेस्ट पर सेट करके ये बैरल का रुख आर्मी के जवानों की तरफ करके ट्रिगर दबा कर रखते हैं और जब तक मैगजीन खाली नहीं हो जाती ट्रिगर दबाए रखते हैं। इस तरह अंधाधुंध फायरिंग की जद में पाक आर्मी का कोई ना कोई जवान लाजमी आ जाता है और यही इनकी कामयाबी होती है। मेरा ख्याल है पहले इन्हीं दोनों का सर उड़ाना। सरदार ने सरगोशी करते हुए नज़दीक मौजूद 2 आदमियों की तरफ इशारा किया। नहीं, पहले दूर वाले। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए सरगोशी की। दूर वालों को अगर हमारी भनक मिल गई तो वो छुप सकते हैं। ये दोनों तो घड़े की मछली हैं। ये सही है। इसने इस बात में सर हिला दिया। अगले आधे घंटे में आर्मी का काफ़िला करीब पहुंच गया था। काफ़िले के करीब पहुंचते ही मैंने सबसे पहले दूर मौजूद शख्स के सर का निशाना साध लिया था। पहली दिन गाड़ियों के गुजरने के साथ ही इन्होंने एकदम फायर खोल दिया था। तमाम खुद तो पत्थर के पीछे छुपे थे, लेकिन इनकी क्लचनकोव की नाल पत्थर की एक जानिब से आगे को निकली हुई थी। इस तरह कि अगर इनके खिलाफ दुरुस्त फायर भी किया जाता तब भी वो सामने से आने वाली गोली से महफूज रहते। लेकिन इस वक्त इनकी बदकिस्मती के इनके अकब में हम मौजूद थे। माहौल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। ऐसी सूरत हाल में ड्रैगनों की गोली की आवाज़ किसने सुनना थी। मेरे ट्रिगर दबाते ही इनका पहला आदमी लुढ़क गया था। वो जिस तने की आड़ में बैठा था वहीं नीचे ढलान की तरफ मुंह के बल गिरा था। अगली 2 गोलियों से 200 गज दूर पड़े दोनों आदमियों की खोपड़ियों में सुराख कर दिए थे। सरदार ने भी क्लचनकोव तैयारी हालत में पकड़ी थी, मगर ये सिर्फ हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर था। आर्मी के जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी, इसलिए फायरिंग की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ रही थी। हमारे नज़दीक पड़े दोनों जवान अभी तक अपने साथियों की हलाकत से नावाकिफ़ थे। मैंने इनकी बेखबरी से फ़ायदा उठाते हुए एक के सर में गोली उतारी। इस मरतबा इसके साथी को पता चल गया था। इसने हरासा नज़रों से अपने साथी की खून चुका लाश देखी। इसके साथ ही इसकी नज़रें अपने दूसरे साथियों की तरफ उठी। इन्हें बेहिसो हरकत देखकर वो झुके अंदाज में वहाँ से दूर हटने लगा। इनके बहादुरों की हिम्मत बस इतनी ही होती है कि छुप कर फायर करो और जब देखो कि आगे से ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है तो फिर भागो। इन्होंने भी घात के लिए जो जगह चुनी थी, इसके अकब में भागने का वसी रास्ता मौजूद था। अकबी ढलान से उतरकर वो जहाँ मर्जी चाहे जा सकते थे। इन घने जंगलों हाथ की लकीरों की तरह फैले नदी नालों, गारों, खड्डों और समंदर की लहरों की तरह हद निगाह तक नज़र आने वाले पहाड़ी सिलसिलों में चंद अफराद को ढूंढना जितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा हर वो शख्स आसानी से लगा सकता है जिसने इन इलाकों को देखा हुआ हो। मैंने इसे चंद कदमों से ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया था। ड्रैगनों की गोली इसके कोल्हे में लगी थी। वो मुँह के बल गिर पड़ा था। सरदार, इसे ज़िंदा पकड़ना है। ठीक है बॉस, इसने मज़ाहिया अंदाज में कहा। यूँ भी इसे जिस जगह गोली लगी है अब घसीट कर ही कहीं जा सकता है। अचानक कान फाड़ देने वाला बम धमाका हुआ और हमसे 200 गज दूर मार्टन गोले का फायर हुआ। मैंने मतवहिश अंदाज में नीचे झांका। आर्मी के जवानों ने एक बड़ी चट्टान के अकब में मार्टर गोला फायर किया था। मैंने जल्दी आईकॉम ऑन किया। SS फॉर 1 अल्फ़ा ओवर, सेंड योर मैसेज ओवर। मुझे पहली कॉल के जवाब में 1 अल्फ़ा की आवाज़ सुनाई दी। 1 अल्फ़ा, अपने काफ़िले के साथ हैं, ओवर। मैंने बेसब्री से पूछा। हाँ साथ हूँ तो तुम्हें सुन रहा हूँ ना, वरना इतनी दूर तक आवाज़ कहाँ जाती है, ओवर। तो फिर जल्दी से मार्टर का फायर रोकवाओ। यहाँ अब हम 2 ही बच गए हैं। 5 बंदे थे, सारे जहन्नम वासिल हो गए हैं, ओवर। गुड कहकर खामोशी छा गई थी। इसी वक्त एक और गोला पहले गोले से 50 गज दूर ही तरफ गिरा था। 1 अल्फ़ा फॉर SS ओवर। यस, मैंने मुख्तसरन कहा। फायर रुकवा दिया है, ओवर। वेट। इसने बात दरमियान में छोड़ दी थी। एक लम्हे की खामोशी के बाद इसकी आवाज़ दोबारा उभरी। SS, हमारे दाएं जाने पहाड़ी पर कोई स्नाइपर मौजूद है, ओवर। लोगों को इस तरफ आड़ में कर लो, मैं देखता हूँ, ओवर। सूरज से जवाब देते हुए मेरी निगाहें सामने की पहाड़ी पर घूमने लगी। खुशकिस्मती से सूरज मेरी पुश्त पर चमक रहा था। मेरी निगाहों ने ऐसी जगह को तलाशने लगी
जहां एक ऐसा स्नाइपर जिसने नीचे गहराई में मौजूद हदफ को निशाना बनाना हो अपना ठिकाना बना सकता था। ऐसा ही ज़ख्मी हो गए हैं। ओवर। अल्फ़ा की आवाज़ में गहरा गम छुपा था। इसे जवाब देने के बजाय मेरी नज़रें सामने पहाड़ी पर सरगर्दा थीं और फिर शीशे की चमक ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैंने बगैर ताख़ीर के टेलीस्कोप साइट के अद से इस सिमत देखा। सब्ज़े का ढेर मुझे ये बावर कराने के लिए काफ़ी था कि वहाँ 2 स्नाइपर्स मौजूद थे। इनके छुपने का अंदाज़ ज़ाहिर कर रहा था कि वो बाकायदा स्नाइपर की तरबियत हासिल कर चुके हैं। सरदार, सामने वाली गाड़ी पहाड़ी पर मौजूद दरख्तों के झुंड के साथ वाली टेकरी का फासला मेरे ख्याल में तो 800 मीटर होगा, नहीं 1000 मीटर से कम नहीं है। इसने फ़ौरन जवाब दिया। क्योंकि हमारे पास लेज़र रेंज फाइंडर फासला नापने का आला मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने अंदाजे वाला खुलिया इस्तेमाल किया। ठीक है, 900 रेंज लगा दी है। मैंने फ़ौरन अपने और इसके अंदाजे का औसत निकालते हुए 900 रेंज लगाई और इस सब्ज़े के ढेर पर शिस्त साध ली। अचानक मुझे हल्की सी हरकत दिखाई दी। शायद इसने सर ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की थी। मेरी गोली ने फ़ौरन ट्रिगर की आज़ादाना हरकत को पूरा किया। हल्के से धमाके के साथ मैंने इसके उठे हुए सर को नीचे गिरते देखा। ऐसा 2 सूरतों में हो सकता था, या तो इसे गोली लगी थी या वो अगली गोली से बचने के लिए लेटा था। लेकिन इसके साथ पड़े ढेर में हरकत होती देखकर मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पहला अंदाज़ा दुरुस्त था। वो मेरी गोली का शिकार हो चुका था। मैंने अंदाजे से बिल्कुल सही रेंज लगा ली थी। दूसरे बेवकूफ़ ने एकदम उठकर भागने की कोशिश की थी। ड्रैगनो राइफ़ल आम स्नाइपर राइफ़ल के बरक्स सेमी ऑटोमेटिक है, इसलिए मुझे राइफ़ल को बार बार कॉक करने की ज़रूरत नहीं थी और ज़मीन से उठकर इसने यूं भी मुझे ज़्यादा हदफ मुहैया कर दिया था। यकीनन गोली इसकी गर्दन के थोड़ा नीचे दोनों कंधों के बीच में लगी थी और वो मुंह के बल गिर गया था। SS-1 अल्फ़ा ओवर, सेंड योर मैसेज ओवर। अल्फ़ा की आवाज़ में गुस्से की आमेज़ साफ महसूस की जा सकती थी। हदफ को कामयाबी से निशाना बना दिया गया है, आप अपना सफ़र जारी रखें। ओवर, गुड, ओवर एंड ऑल। इसके लहजे में गुस्सा की जगह इत्मीनान और खुशी ने ले ली थी। सरदार, अपने दोस्त को संभालो। यस बॉस, कहकर वो थोड़ी दूर औंधे लेटे दुश्मन की तरफ बढ़ गया। मेरी नज़रें चारों जानिब सरगर्दा रहीं। मुमकिन था कोई छुपा हुआ शिकारी हमारी ताक में होता, मगर सरदार को ये बखैरो खूबी इस ज़ख्मी के पास पहुंचते देखकर मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया था। इसे यहाँ ले आओ। मैंने सरदार को आवाज़ दी और वो सर हिलाते हुए नीचे पड़े दुश्मन का हाथ पकड़कर इसे मेरी जानिब घसीट कर लाने लगा। वह नंग इंसान इसी लायक था, इसलिए मैं भी सरदार के तरीके से मुत्तफ़िक था। सरदार ने इसे टेकरी की जड़ में फेंका। मैं नीचे उतरकर इनके करीब पहुँच गया। वो बुरी तरह कराह रहा था। मैंने पाँव की ठोकर से इसे सीधा लटाया। इसके चेहरे के नकुश दर्द की शिद्दत से बिगड़ गए थे। इसके साथ ही इसकी आंखों में खौफ और नफ़रत भरे तासुरात को महसूस करना मुश्किल नहीं था। मैंने इसकी ज़ख्मी तरफ पाँव रख के ज़ोर से दबाया। आह! इसके मुंह से बेसाख्ता दर्द भरी आवाज़ निकली। ओह माज़रत ख़्वाह, शायद दर्द हो रहा है। मैंने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। तुम किसके आदमी हो? इसने बमुश्किल अपनी कर्राहों पर काबू पाकर बिगड़े हुए लहजे में दरियाफ्त किया। मैंने कुछ पूछा था। मैंने दोबारा इसकी मज़रूब जगह पर पूरे पाँव का दबाव डाला। ज़मीर खान। इसने दर्द से चिल्लाते हुए अपना नाम अदा किया। तो किसके कुत्ते हो? इस मरतबा भी मैंने इसकी ज़ख्मी तरफ को अपने पाँव के दबाव का निशाना बनाया हुआ था। तुम अच्छा नहीं कर रहे सरदार कबील खान, तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। दर्द से तड़पते हुए भी वो धमकी देने से बाज नहीं आया था। ये पांचों सरदार कबील खान के आदमी थे। मैंने अपनी हरकत दोहराते हुए अगला सवाल पूछा। हाँ, और खुदा के लिए मैं हर बात का जवाब दूंगा, यूँ ना करो। ज़ख्म पर मुसलसल पड़ने वाले दबाव से इसकी टांग रेशे के मरीज़ के हाथों की तरह कांप रही थी। वो सामने पहाड़ी पर जो 2 आदमी मौजूद थे वो भी कबील खान के आदमी थे। इस मरतबा मैंने इसके साथ अकड़ूं बैठते हुए पूछा। इन पांचों के अलावा भी मुझे नहीं मालूम कि सरदार को कोई और बंदा यहाँ था। सरदार खान, इसके हाथ बांधकर लाशों की तलाशी लो और तमाम हथियार इकट्ठे कर लो। मैं ज़रा इन स्नाइपर्स का जायज़ा लेकर आता हूँ। सरदार ने मुँह बनाया। क्या ज़रूरत है इनका जायज़ा लेने की? वो दोनों भी मुझे तरबियत याफ्ता स्नाइपर ही लग रहे थे, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है।
नेफे में 30 बोर पिस्तौल की मौजूदगी का यकीन करते हुए मैं इस तरफ बढ़ गया जहां से नीचे उतर सकता। आर्मी का काफिला वहां से निकल गया था। सामने वाली पहाड़ी का हवाई फासला तो 800-900 मीटर था, लेकिन दरमियान में एक नाला पड़ता था। इस वजह से ज़मीनी फासला ज़्यादा बन रहा था। फिर इस मुकाम से बराह रास्त नाले में उतरना भी मुश्किल था। इसके लिए मुझे 300-400 मीटर दाएं जानिब जाना पड़ा। वहां से नाले में उतरकर मैं तेज़ तेज़ चलते हुए मतलूबा पहाड़ी की जानिब बढ़ने लगा। यूं भी इस इलाके में दौड़ना करीबन नामुमकिन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है। उतराई में जाते हुए तो फिर भी कुछ ना कुछ दौड़ा जा सकता है, चढ़ाई चढ़ते हुए तो ऐसा सोचना ही बेवकूफ़ी है। मैं नाले में आगे बढ़ता गया। मुनासिब ढलवान आते ही मैं ऊपर चढ़ने लगा। दरमियान से कुछ ऊपर पहुंचते ही मैंने पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया था। मतलूबा जगह के करीब पहुंचकर मैं दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। इन दोनों में से अगर कोई ज़िंदा बच गया होता तो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता था। ये भी मुमकिन था कि इनका कोई तीसरा आदमी भी वहां मौजूद होता, लेकिन ये सिर्फ इम्कान था। स्नाइपर्स अमूमन जोड़ियों में अपना काम करते हैं या फिर अकेले। एक चट्टान के पीछे छुपकर मैंने चंद सेकंड गन ली और फिर अपना सर आगे को निकाल कर इनका जायज़ा लिया, मगर इनके बदन में हरकत नज़र ना आ रही थी। फिर भी एहतियात का दामन हाथ से छोड़े बगैर मैं इनकी जानिब बढ़ा। सबसे पहले मैंने इनका जायज़ा लिया, जो फ़रार होने की कोशिश में मेरी गोली का निशाना बना था। मैंने इसे सीधा किया। शक्ल से वो कोई मुकामी ही नज़र आता था। इसकी हरकत यही ज़ाहिर कर रही थी कि वो कोई बाकायदा स्नाइपर नहीं था, वरना यूँ उठकर ना भागता। अलबत्ता इसका छिपना मुझे अचंभे में डाले हुए था। दूसरा स्नाइपर गहरे सब्ज़ रंग के लिबास ही में था। इसकी राइफ़ल भी सब्ज़ रंग की पट्टियों और छोटी छोटी टहनियों से ढकी हुई थी। मैंने इसकी लाश को सीधा किया और मेरे मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। वो कोई यूरोपियन था, खुदगल से अमरीकी ही लग रहा था। अब इसके छुपाव और तलबीस का उक्दा मुझ पर खुल चुका था। मैंने इसकी राइफ़ल से टहनियाँ हटाई और मुझे अपने दिल की धड़कन तेज़ होती हुई महसूस हुई। टहनियाँ हटते ही बैरट M107 मेरे सामने पड़ी, मेरे दिल की धड़कनों को मज़ीद तेज़ कर रही थी। यह अमेरिका की ईजाद करदा आला क्वालिटी की स्नाइपर राइफ़ल थी। इसका रेंज 1850 मीटर है। इसकी मैगज़ीन में भी 10 गोलियाँ पड़ती हैं। मैं अपने वहाँ आने के फ़ैसले को दिल ही दिल में सराहने लगा। इस राइफ़ल के लिए तो मैं कराची तक भी पैदल जा सकता था। मैंने इस अमेरिकन की लाश की तलाशी ली। टांग के साथ बंधे ग्लॉक 19 को देखकर मुझे लगा शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अपने मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने के बाद भी मुझे जब साइलेंसर लगा ग्लॉक मौजूद रहा तो मुझे यकीन आ गया कि आज मेरी किस्मत उरूज पर है। ग्लॉक माल होल्स्टर के खोलकर मैंने अपनी टांग के साथ बांधा। इसके सामने बिखरा स्नाइपिंग का ज़रूरी सामान समेटकर इसके पुश्त पर बांधे मजबूत झूले में डाला। इसमें दूरबीन, लेज़र रेंज फाइंडर, विंड मीटर, कंपास, GPS, जदीद नाइट विजन साइट और इसी तरह की ज़रूरत की चंद और चीज़ें शामिल थी। इसके हाथ पर एक कीमती घड़ी भी बंधी हुई थी। इसके साथ एक चमड़े की मजबूत पट्टी भी थी जिसमें बैरट M107 की 10 राउंड तरतीब से लगे हुए थे। गोलियों का एक डिब्बा इसके झोले में पड़ा हुआ था। मजमूई तौर पर इसके पास 30 गोलियां मौजूद थीं, जिनमें से वो 3 गोलियां ही फायर कर सकता था। इसका मज़ीद एमुनिशन मंगवाना मुश्किल नहीं था। दूसरे आदमी की तलाशी लेने पर चरस, निस्वार, एक चाकू और थोड़ी सी नकदी मिली थी।